बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ सीमन हाशमी। 24/9 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूज़र मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमन आपको गुड मॉर्निंग। और जिस तरह से आज 8 अक्टूबर है, आज हम याद करेंगे 2005 के क़यामत खेज़ ज़िलज़िला के मुतासिरीन को, क्योंकि आज इस वाक़े को, दर्दनाक वाक़े को 15 साल बीत चुके हैं। मुझे आज भी वो सारा सिनेरियो याद है कि जब वो ज़िलज़िला हुआ और उसके बाद किस तरह से रात तक जब खबरें आना शुरू हुई और पता लगा कि किस कदर क़यामत आ गई है। वो आप आज़ाद कश्मीर वाली साइड पर चले जाएं, नॉर्दर्न वाली साइड पर चले जाएं, पूरे की पूरी बस्तियां खाक में मिल गईं और इस कदर दर्दनाक ये हादसा था। लेकिन उस हादसे से सीखा बहुत कुछ, सिस्टम डेवलप किया, चीज़ें बेहतर की, जिस पर आज हम डेफिनेटली शो में बात करेंगे ही। लेकिन आज के दिन के मुनासिबत से मैं ये भी बताती चलूँ कि आज लाहौर में लोकल हॉलीडे है और वो हज़रत दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आज तीसरा रोज़ है, आखिरी रोज़ है और आज के दिन ऑब्वियसली लोकल छुट्टी होती है। इसके साथ साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो चहलम का जुलूस है वो मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर निकाला जाएगा, जिसपे आई एम श्योर इंशाल्लाह सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए किया जाएगा। बिल्कुल। इसके साथ साथ बहुत सी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई हैं और उस पर भी हम आज बात करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकली अगर आप देखें तो PDM के प्लेटफॉर्म से और तमाम अपोजिशन की पार्टीज ऐसे लगता है कि एक साथ हो चुकी हैं और इस हवाले से अब एक प्लान बना दिया गया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किस तरह से गवर्नमेंट को गिराना है या गवर्नमेंट को मजबूर करना है कि वो इस्तीफ़ा दे दे। तो ये तमाम मामलात हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अभी टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। 15 साल पहले हर तरफ आज के दिन कयामत के मनाजिर थे। 8 अक्टूबर के हौलनाक ज़लज़ले को 15 बरस बीत गए। तामीर नौ और बहाली का अधूरा काम आज भी जख्मों को ताज़ा कर रहा है। तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने कहा, PDM का बुनियादी एजेंडा कौम को वोट का हक दिलाना है, जबकि मरियम नवाज ने कहा, बेसाखियों पर खड़ी हुकूमत अपने वजन से जल्द ही गिर जाएगी। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, इमरान खान भी आ जाता है, नवाज शरीफ भी आ जाता है। महंगाई की दफ़ा कोई भी नहीं आता, ना नवाज शरीफ आता है ना इमरान खान आता है। वैसे ये लोग सब अपनी ही जंग लड़ रहे हैं, आवाम के लिए कोई भी नहीं कर रहा है। इनकी जो जंग होगी वो अपनी इक़्तिदार के लिए होगी, अपनी ताकत के लिए होगी। आवाम के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, नामुमकिन है। महंगाई से परेशान शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। शहरियों ने कहा कि ऑपोजिशन की तहरीक हो या हुकूमती रद्द अमल, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं। 2 माह मुसलसल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी के बाद मंदी का रुझान। दूसरे हफ्ते से मुसलसल कारोबारी स्टॉक एक्सचेंज में कमी देखने में आ रही है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पंजाब में स्मॉग की आमद से कबल भट्टे बंद करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट ने ईंटों के भट्टे 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद रखने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। स्मॉग क्या है, कैसे बचना है, हम बताएंगे आपको। शोहदा करबला का चहलम आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में ताज़िये के जुलूस निकाले जाएंगे। और हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उसकी तकरीबात जारी। ज़ायरीन के दरबार पर हाज़िरी, महफिल समा ने समा बांध दी। टॉप स्टोरीज आपने जानी और सबसे पहले बात करेंगे 8 अक्टूबर 2005 की। कयामत खेज ज़लज़ला था जिसने पाकिस्तान भर में आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा ख़ास तौर पर उसके कई अजला इस हौलनाक ज़लज़ले की जद में आए। और आज हम उन शोहदा के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे। उनकी 15वीं बरसी है। और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले का, पाकिस्तान की तारीख का ये अहम दिन इसलिए है क्योंकि सुबह 8:50 हुए तो एक क़यामत खेज़ झटका महसूस हुआ पूरे मुल्क में और शुमाली हिस्से को बुरी तरह इसने झंझोड़ा। बग़ैर किसी पेशगी इंतबा के हज़ारों छोटी रहायशें, इमारतें, स्कूल्स, दफातर को मलबे में तब्दील कर दिया। और इस कुदरती आफत को इससे बिल्कुल गर्ज न था कि ये मुतासर होने वाले कौन लोग हैं, जब जो भी अपने दफातर में काम कर रहे थे, घरों में सो रहे थे, किस ज़बान से थे, रंग क्या था, नस्ल क्या थी, मज़हब क्या था, इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। और तमाम लोगों को एक साथ ऐसे झंझोड़ा और उस तरह से नुकसान पहुँचाया कि आज भी इसके असरात बाकी हैं। बिल्कुल, मुझे याद है आज भी आई वाज इन
स्कूल कॉलेज बैक साइड पर हम लोग बैठे हुए थे, क्योंकि अभी शुरू ही हुआ था 8:50 पर एकदम से इतनी बुरी तरह से वो झटका महसूस हुआ था अबूज़र कि ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो गया है। और मुझे अभी भी याद है कि मीडिया वाज जस्ट फोकसिंग ऑन इस्लामाबाद से, जब चूँकि ऑब्वियसली खबर आई कि मारगला टावर के करीब वहाँ पर नुकसान हुआ है और करीबन आधा दिन गुजर गया और इसी चीज़ के ऊपर बात हो रही थी। इतना प्राइवेट मीडिया भी नहीं था, इतने फास्ट रिसोर्सेज भी नहीं थे। बट जब शाम होना शुरू हुई और जब आज़ाद कश्मीर से खैबर पख्तूनख्वा से खबरें आना शुरू हुई, आज भी मैं वो सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो मनाजर, वो चीखों पुकार जो मलबे के नीचे से आ रही थी, पूरी पूरी बस्तियाँ गिर गईं, किस कदर बेबसी का वो आलम था। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने गए हुए थे, स्कूलों की छतें गिर गई। बिल्कुल, आप जिस तरह जिक्र कर रही हैं, हम लोग ऑब्वियसली जब अपने इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे थे, सुबह का क्लासेस का टाइम होता है, तो जैसे ये फील हुआ तो मुझे अभी याद है 2005 का जब ये वाक़या है कि मैं क्लास में था और मैं अगली रो में बैठा हुआ हूँ, तो एकदम टीचर के चेहरे पर घबराहट महसूस हुई। तो ऑब्वियसली हमने कहा ये क्या हुआ, हमने कहा कि लगता है इट्स एन एमरजेंसी, हम लोग सबको बाहर जाना चाहिए। हम लोग तो चूँकि लाहौर में थे, इसका वो इफेक्ट नहीं था उतना ज़्यादा, शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब जब ज़लज़ला आता है ना तो आप कंफ्यूज होते हैं, आप किसी दूसरे से कंफर्मेशन लेते हैं। बट इट वाज काइंड ऑफ अर्थक्वेक जो एवरीबडी न्यू कि ये अर्थक्वेक है और बहुत मुसलसल आ रहा है। एग्जैक्टली। तो जब ये फील हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा मसला बन गया है और ऑब्वियसली हम लोगों को चूँकि लाहौर में भी इतनी शिद्दत महसूस हुई थी, तो ये नहीं मालूम था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, और सभी बाहर निकले क्लास से, ऐसे डर गए। 8-10 मिनट बाद वापस आ गए। लेकिन जब हम घरों को वापस आए और ऑब्वियसली जब हमने मीडिया देखा, ऑब्वियसली तब इतने ज़्यादा चैनल्स भी नहीं थे, एक गवर्नमेंट का चैनल है और इसके साथ साथ कुछ 1-2 प्राइवेट चैनल्स थे, दैट्स इट। उसके बाद क्या हुआ कि रात को जैसे मंज़र आपने बताया है, सिर्फ वो मंज़र ही याद नहीं है, वो चीखें भी आज तक याद हैं। और इस तरह, और उस वक्त तो रिपोर्टिंग भी इस तरह से ऑब्वियसली होनी थी, इमरजेंसी थी, तो इतना मालूम भी नहीं था कैसे किस हद तक क्या बताना है, क्या दिखाना है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आज भी दिल जो है वो दुखता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी उस वाक़े को याद करते हुए, क्योंकि कुछ छोटी बात तो नहीं थी। 85,000 जाने चली गई। वो कुछ सेकंड्स, वो एक मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट जब तक वो ज़लज़ला रहा, उसने वसी तर तबाही की और तकरीबन 85,000 लोगों की जानें चली गईं। 5 लाख से ज़ायद लोग घर से बेघर हो गए थे। और आज भी उनकी उस तकलीफ़देह मनाज़र जब याद आता है तो वो ज़िंदगी का एक ट्रॉमा जिसे कहते हैं उन लोगों के लिए तो है, लेकिन हम लोगों के दिल से भी दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला इन आफात से पाकिस्तान को बचा कर रखे। क़यामत खेज़ ज़लज़ला, बालाकोट का 95% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था और इस अरसे के दौरान जो नया बाला सिटी मंसूबा बनाने का एक प्लान बनाया गया था वो मुकम्मल नहीं हो सका। फिर जैसे हमने जिक्र किया कि मीडिया ने उसको जिस तरह से कवरेज दी और जैसे जैसे ये तबाही सामने आती गई, वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हमारा कोई भी रेस्क्यू अदारा इतना मजबूत नहीं है कि वो इतने बड़े डिज़ास्टर को कैटर कर सके। हाँ, लोकली बहुत से लोगों ने उसको जब हेल्प करना शुरू किया और जब तबाही की खबरें ज़्यादा आना शुरू हो गई तो फिर जाहिर है पाक फ़ौज के जवान जो हमेशा से ही मुल्क के अंदर और सरहदों पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहते हैं, उन्होंने इसको टेकअप कर लिया और बहुत खूबसूरती से कई घंटे कई दिन मुसलसल काम करके मलबे को हटाने की कोशिशों का सिलसिला ये जारी रहा। अब कश्मीर और पाकिस्तान की तारीख का अगर जिक्र करें अबूज़र, तो ये बदतरीन ज़लज़ला था। बिल्कुल बदतरीन ज़लज़ला था। और आप जिस तरह जिक्र कर रही हैं, ऑलरेडी बताया कि किस तरह से रेस्क्यू का अमल जारी रहा। इसमें पाकिस्तान के पास तो जितने भी रिसोर्सेज थे उस वक्त ऑब्वियसली वो काफ़ी नहीं थे और आज भी पाकिस्तान इस पर बहुत काम किया है, लेकिन पूरी दुनिया ने बहुत मदद की थी। पूरी दुनिया से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद मिली, टीम्स वहाँ से पहुँची पाकिस्तान को मदद करने के लिए, यूएन की तरफ से इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली। फिर इसके अलावा जो ममालिक दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से, और दूसरे ममालिक जो शायद उतने ज़्यादा आपके साथ दोस्ती के ताल्लुकात नहीं भी हैं, वो भी बहुत आगे आए, बहुत बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। और पाकिस्तान को इस मुश्किल की घड़ी में हमें ये फील हुआ कि दुनिया हमारे साथ है। 2005 के ज़लज़ले में ये वाकई फील हुआ था कि पूरी दुनिया ये फील कर रही थी कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही आई है और इसके असरात जो हैं वो इंतहाई देर पा हो सकते हैं। वो एक क़यामत थी जो आकर गुजर गई। लोग सकते की कैफियत में थे और आज भी जिन लोगों पर गुजरी, जो लोग वहाँ मौजूद थे, ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, ये लोगों के घरों की हैं, ये स्कूल्स की हैं, दफातर की हैं, ये वो रेगुलर प्लेसेस थी जो उनके लिए उनका एरिया और उनकी जगह थी। लोग इस कदर बुरी तरह ट्रॉमेटाइज हुए, ख़ास तौर पर बच्चे जो सारी ज़िंदगी इस याद को अपने साथ लेकर चलेंगे। अब
जब आपने जिक्र किया रेस्क्यू की टीमों का, वहीं पर एक और बहुत मिसाली चीज़ हमें देखने में आई ऑल ओवर पाकिस्तान ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि किस तरह से इमदाद फराहम की गई थी। वो खुराक की मद में हो, वो बिस्तरों की मद में हो, क्योंकि अक्टूबर का महीना था और नॉर्दर्न एरियाज में हमें सब पता है अक्टूबर के बाद बहुत शदीद सर्दी शुरू हो जाती है, क्योंकि डिस्पर्समेंट्स हो गई, उन सब लोगों को एक जगह पर रखा गया, वहाँ खाना नहीं है, रहने की जगह नहीं है, बर्तन नहीं है, चीज़ें नहीं है, बेसिक नेसेसिटी नहीं है। तो पाकिस्तान भर से आई स्टिल रिमेंबर वी स्टार्टेड अ कैंप कि हम पूरी इमदाद इकट्ठी करेंगे। कोई पैसे दे रहा है, कोई किस लोगों ने अपने घरों के बिस्तर लाकर दे दिए, बर्तन लाकर दे दिए, राशन बैग्स भिजवाए जा रहे हैं कि वहाँ पर उन लोगों को ये महसूस ना हो कि वो इस पाकिस्तान में अकेले हैं। क्योंकि हम लाहौर में बैठकर, कराची वाले कराची में बैठकर, कोयटा बलूचिस्तान वाले वहाँ बैठकर खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की अगर मदद कर रहे थे, तो वो है जज्बा हुब्बुल वतनी जिससे सरशार हम पूरे का पूरा पाकिस्तान है। और फिर दुनिया ने जो इमदाद की रेस्क्यू के अलावा भी, वो भी काबिल तहसीन। बिल्कुल, और जिस तरह से इमदाद की वो भी काबिल तहसीन। और इसके अलावा अगर बात करें जो लोग अफेक्ट हुए थे, इंटरनली डिस्प्लेस पीपल, जो IDPs के नाम से बहुत उनका जिक्र होता है, उनके लिए फिर कैंप्स लगाना, फिर उसमें जो ज़रूरियात होती हैं वो पहुंचाना, ये बड़ा मुश्किल टास्क थी, क्योंकि बहुत से इलाके तबाह हो चुके थे, उन तक ज़मीनी रास्ता नहीं था। वहाँ पर पहुंचना कैसे, मतलब आपके पास अगर स्टॉक मौजूद है, खाने की चीज़ें मौजूद हैं, खुराक मौजूद है, कंबल टेंट मौजूद है, लेकिन वहाँ तक पहुँचाना कैसे है, ये बहुत अपील टास्क थी। इसके लिए हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स और इसके साथ साथ दीगर इस तरह से सामान पहुंचाना, फिर इमदाद में मिलना, फिर लोकल जो हमारी कम्युनिटी है उसने किस तरह सपोर्ट की। मुझे याद है मेरा भाई डॉक्टर था इनिशियल स्टेजेस में, जिस तरह आप हाउस जॉब कर रहे होते हैं, तो यहाँ से टीम्स गई डॉक्टर्स की, ताकि एक एक वीक के लिए वहाँ पर रहना, कैंप्स के अंदर लोगों की मदद करनी, और फिर रेडियो स्टेशंस बने वहाँ पर हेल्प के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे फिर मामलात भी होते हैं ना, आपको अगवा के वाक़यात शुरू हो गए आने, बच्चों को अगवा कर लिया गया, उनके लिए क्राइम सिचुएशन जब शुरू हुई तो उनको कैसे रेस्क्यू करना है, उनको कैसे बचाना है। ये मतलब एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल बनाया पाकिस्तान ने पहली दफ़ा, क्योंकि क्राइसिस इस तरह से पाकिस्तान कभी शायद आया नहीं था, या फिर इस लेवल पर नहीं था कि इस हद तक बात जाएगी कि आपको एक तो नुकसान से बचाना है, उसके बाद उन लोगों को ज़िंदगी की ज़रूरियात पहुंचानी है, फिर आपने जो क्रिमिनल्स होते हैं उनसे बचाना है इन लोगों को, क्योंकि वो भी यहीं पर चल रहा होता है सिस्टम, उससे भी बचाना है। और उसके बाद आपने फिर इनको दोबारा से डिस्प्लेस करके दोबारा से घर पहुंचाने हैं, घरों में पहुंचाना है, घर बनाने हैं। अभी भी वो काम जारी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, अभी भी वो बाकी है। सुस्त रवि का शिकार भी बीच में हुआ काफ़ी वजूहात की वजह से, लेकिन एनीवेज
करनी होती है और उसके लिए बहुत बड़ी रकम चाहिए थी ऑब्वियसली, और 5.6 अरब डॉलर बतौर इमदाद मिली दुनिया भर से पाकिस्तान को उस वक्त, और वो इमदाद तो जारी रही लेकिन उस पर काम कितना किया गया ये ऑब्वियसली एक क्वेश्चन है कि वापस दोबारा से कितना तेज़ी से काम किया गया था और ये तमाम मामला कैसे देखे। एनीवेज़ आप साथ ही हैं हमारे, लेकिन इस वक्त चूँकि उस वक्त पाकिस्तान के पास ना हमने जिस तरह से पहले बात की क्राइसिस मैनेजमेंट का सेल उस तरह से मौजूद नहीं था, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो शायद चीज़ें मालूम नहीं थी, या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से मौजूद नहीं था पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो कौम बन चुकी है जहाँ से इंटरनेशनली पाकिस्तान सपोर्ट कर सकता है। पाकिस्तान यहाँ से रेस्क्यू टीम्स भेजता है, यूएन अब रजिस्टर्ड हो चुका है पाकिस्तान, यूएन पैनल पर आ गए हैं कि हम यहाँ से टीम्स भेज सकते हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान वहाँ पर जाती हैं, हमारी पुलिस यूएन में सर्व करती है, ममालिक में जाती है। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अब इन 15 सालों में बहुत बड़ी बिल्कुल 15 सालों में हमने कुछ सीखा, तो हमने रेस्क्यू 1122 एक ऐसा इदारा जो पंजाब से शुरू हुआ और फिर उसकी सर्विसेज को बहुत एक्सपैंड किया गया। अब खैबर पख्तूनख्वा में भी रेस्क्यू 1122 प्रॉपर मौजूद है। रेस्क्यू 1122 की एकेडमी हमारे रेस्क्यूरर्स को ऐसे ट्रेन करती है कि वो किसी भी किस्म के डिजास्टर से निमटने के लिए तैयार हैं, रेस्क्यू प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी। इस पर हम बात करेंगे। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और रिजवान साहब, ओवर द इयर्स मैंने देखा है कि आपकी मेहनत, आपकी डिटर्मिनेशन ने इस रेस्क्यू 1122 को, जो एक सूबे से शुरू हुई थी और नहीं पता था कि इसका होराइजन क्या होगा, आज वो इंटरनेशनल होराइजन के अंडर यूएन के प्लेटफॉर्म पर आ गई है। तो ये खराज तहसीन डेफिनेटली आपके इतने सालों की मेहनत को भी जाता है और पूरे इदारे को तो जाता ही है। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। अल्लाह ताला करे कि हम लोग सब महफूज रहें, सब पाकिस्तानी महफूज रहें। जब 2005 का जंजला था उसमें 86,000 लोग बेचारे जो थे वो उस दिन उनकी अमवात हुई और 75,000 जो थे वो जख्मी हुए और 2.8 मिलियन के करीब लोग जो है 28 लाख जो लोग हैं वो वहाँ से डिस्प्लेस हुए। तो ये एक हमारे लिए बड़ी सोच की बात होती है। किसी भी एक स्मार्ट नेशन जो है वो ऐसे एक्सपीरियंसेस से लर्न करती है। तो दो एस्पेक्ट जो हमने वहाँ पे कमी देखी, एक पहला ये था कि बाहर से टीमें आ रही थी और हमारा अपना कोई मदद का कोई ऐसा ट्रेन नहीं था लोग जो कि उनकी मदद उस वक्त कर सकते। तो पहला काम ये था कि हम एक रेस्क्यू का ऐसा सिस्टम बनाएं। आज हमने फिर एम्बुलेंस सर्विस, फिर उसके बाद जब जंजला आया तो रेस्क्यू टीमें बनाई। तो हमने 1 साल बाद पहली डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई थी 2006 में, अक्टूबर 2006 में। फिर हमने देखा कि हमें इसको ट्रेनिंग करनी है इंटरनेशनल मेयार के ऊपर, तो उसमें कौन सा इदारा है। तो हमने अक़वाम मुत्तहिदा का जो इसका इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप था उसके पास हमने फिर रजिस्टर हुए। उनकी जो फिर रिक्वायरमेंट थी वो हमने ग्रेजुअली पूरी करते गए। 2015 में हमें उनकी रजिस्ट्रेशन मिली और फिर उसके लिए सर्च एंड रेस्क्यू एरिया साइट्स डेवलप करनी होती हैं, सारा कुछ आपने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी मीट करनी होती है ताकि आप इंटरनेशनल मेयार पर पहुंच सकें। और कुछ सालों में बाकायदा उनकी फिर मेंटोर्स ने आके इसको मॉनिटर किया और अब साउथ एशिया की पहली टीम है जिसे यूनाइटेड नेशंस ने सर्टिफाई किया है, पहली रेस्क्यू टीम है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एजाज की बात है कि आज पाकिस्तान की टीम, जिस तरह बाहर से टीमें उस वक्त आ रही थी, आज खुदा ना खास्ता इस रीजन में कोई भी डिजास्टर हो तो हमारी टीम वहां पे जाके उनकी मदद कर सकती है। ये पहला एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि हम जहाँ पे आज हमने ये चीज अचीव की है, तो दूसरा हमें अपना प्रिवेंशन के ऊपर जो है फोकस करना है। उसके लिए हमने बिल्डिंग कोड्स को सारों को रिवाइज किया और इसके साथ साथ जो फायर सेफ्टी के भी स्टैंडर्ड थे, यानी इवैक्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आग लगे कोई भी हो, ताकि वहां से लोग उस वक्त निकल सके। तो उसके लिए हमें साथ साथ इवेल्युएट करना है और असेस करना है कि जो भी हम आगे ऊंची बिल्डिंगें बना रहे हैं, जहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्शन करें, वो सही बिल्डिंग जोन्स और बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक हो और उसमें जो भी सेफ्टी के मेजर्स हैं, चाहे फायर सेफ्टी के हों दूसरे, उनको हम यकीनी बनाएं। अगर हम ये दो काम कर लेंगे, हमने पहला अचीव कर लिया लोगों की जिंदगियां बचाने का, अब दूसरा ये है कि हम प्रिवेंशन पे फोकस कर सके, तो यकीनन हम जो भी शहर आबाद करेंगे वो महफूज होंगे। डॉक्टर साहब, आपकी बात बड़ी जबरदस्त है कि पाकिस्तान ने बहुत सीखा, पाकिस्तान ने बहुत कुछ इससे इम्प्रूव किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपका जो इदारा है वो इसमें सबसे आगे है, क्योंकि रेस्क्यू का ही काम था एनडीएमए और इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना। अब चूँकि आपने जिक्र किया कि एम्बुलेंस रेस्क्यू यूएन के अंडर हम काम कर रहे हैं और अभी हमने पहला मरला भी क्रॉस कर लिया, दूसरे मरले में क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट्स चाहिए होंगी, लोगों को ट्रेनिंग भी चाहिए होगी, इसके साथ साथ गवर्नमेंट्स के इस पर मतलब प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम बात करें टेक्निकली,
क्योंकि टेक्निकली स्ट्रांग होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो रेस्क्यू इदारे हैं या फिर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल होते हैं वो टेक्निकली इतने स्ट्रांग हैं कि जो प्रॉम्प्ट और फौरी तौर पर जो रेस्क्यू चाहिए होता है और उसके बाद उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं और टेक्निकली जो हमारे को महारत चाहिए वो है? मैं यही बता रहा कि हमने जो ओवर ईयर्स करने के बाद, ये अचीव करने के बाद फिर एक फाइनल एवेल्यूशन प्रोसेस होता है जिसके बाद आपको यूएन सर्टिफिकेशन मिलती है, ये हमने अचीव की। लेकिन मैं इसमें साथ साथ एक चीज बताता चलूं, देखिए हम अब नेशनल रेस्क्यू चैलेंज कर रहे हैं, ये हमारा 9वां रेस्क्यू चैलेंज है जो कि हमने इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी लाहौर में जो पूरे पाकिस्तान को ट्रेन कर रही है वहाँ पे हमने इस वक्त। अब हमारे पास टीमें पंजाब से आई हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा से न सिर्फ इस बार टीम खैबर पख्तूनख्वा की आई बल्कि जो मर्ज्ड एरियाज फाटा की टीम जो है वो भी इस बार पार्टिसिपेट कर रही है। इतनी हमें खुशी हुई इस बार कि वो वहाँ से भी, गिलगित बल्तिस्तान से भी लोग आए हैं, बलूचिस्तान को भी हम हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पे एक MERC का प्रोजेक्ट हुआ है, लेकिन सिंध से कोई टीम नहीं। तो ये अब जो इस वक्त जरूरत है वो ये है कि ये नहीं कि हम कुछ एरियाज में ये चीजें डेवलप करें, हमें हर पाकिस्तानी को ये एहसास तहफ्फुज़ होना चाहिए कि कल को कोई भी इमरजेंसी हो तो वहाँ पे सिस्टम मौजूद है। तो हमने यहाँ पे ये चीजें इस्टेब्लिश की हैं, वहाँ पे अब हमें जरूरत इस चीज की है कि सारे पाकिस्तानियों को ये एहसास तहफ्फुज़ हो और जो भी हम चीज करें वो हम सेफली डेवलप करें, तो इंशाल्लाह हम इन सारे जंजलों से, इन सारी चीजों से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रख सकेगा और जो भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। डीजी साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और बड़ी जबरदस्त आपने बात की कि इस चीज को पॉलिटिकल लेने के बजाय कि किसने हु स्टार्टेड इट एंड हु डिड इट, अगर आप उसको एक अच्छी चीज को रेप्लिकेट कर रहे हैं कहीं भी, किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में, तो भला पाकिस्तान का ही होगा। एंड आई थिंक ये चीज सब प्रोविंसेस को समझना होगी। एग्जैक्टली और ये पूरे पाकिस्तान का मसला है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काम कर रहा है और कहीं अगर काम नहीं हो रहा तो उस पर भी काम करना चाहिए। इस पर हमने बात की है ऑब्वियसली। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट पाकिस्तान में क्या हो रही है, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आज के दिन की मुनासिबत से आपको बताएं शुहदाए करबला का चहलम मनाने के लिए आज हज़ारों ज़ायरीन करबला मोहल्ला पहुँच गए हैं और रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी और नमाज़ों के साथ पुरसादारी का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, दुनिया भर में ये सिलसिला भी जारी है और मजालिस निकाली जा रही हैं तमाम ममालिक में। कोरोना वबा के बायस इस बार चहलम पर गैर मुल्की ज़ायरीन की महदूद तादाद ही हाजिर हो सकेगी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद नजफ़ अशरफ से पैदल चलकर 3 से 4 दिन में करबला मोहल्ला पहुँचती है, जबकि इश्क का यही सफ़र बसरा से करबला मोहल्ला की जानिब से 7 से 10 दिन पैदल चलकर तय किया जाता है। नजफ़ अशरफ से करबला मोहल्ला का औसत फासला 85 किलोमीटर और बसरा से तकरीबन 500 किलोमीटर है। बिल्कुल, हर साल की तरह रवा बरस भी शहदाए करबला की मोहब्बत से सरशार लाखों मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के पुरनूर रोज़ों पर सलाम और अकीदत पेश कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ ममालिक के ज़िक्र करें तो जहाँ जहाँ अकीदतमंद हैं, जहाँ जहाँ ज़ायरीन हैं, वो अपने अपने तौर पर मजालिस का अहतमाम करते हैं, जुलूस और रैलियाँ निकाले जाते हैं। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ये दिन इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, जबकि मुल्क भर में ताज़िये के जुलूस भी निकाले जा रहे हैं जिसमें हज़ारों और लाखों की तादाद में ज़ायरीन जो हैं वो ना सिर्फ शिरकत करते हैं, पुरसादारी करते हैं, बल्कि साथ ही साथ दुआओं का सिलसिला भी जारी रहता है। और जुलूस निकाले जा रहे हैं, ताज़िये के जुलूस भी, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं पाकिस्तान भर में। सिक्योरिटी कैमराज और फोर्सेज जो हैं वो मॉनिटर कर रही हैं जलसों को, और जो रूट्स हैं उन पर भी सिक्योरिटी के इंशाअल्लाह ताला बड़े बेहतरीन इंतजाम हैं। और अल्लाह ताला अपना फतह और करम पाकिस्तान में जारी रखे और अमन व अमान की सूरत हाल यूँ ही बेहतर से बेहतर होती चले। एक और अहम इवेंट लाहौर में जो आज है वो हज़रत दाता अली हजवेरी अलमारूफ दाता साहब गंजबख्श के उर्स की तकरीबात का सिलसिला है जो कि गुज़श्ता 3 दिन से जारी है और आज उसका तीसरा और आखिरी दिन है। महफिल समा में जो लोग वहाँ मौजूद होते हैं, ज़ायरीन जो दरबार पर हाज़िरी देते हैं, उसमें जो है वो समा बांध दिया। और फिर पंजाब हुकूमत का चहलम शहदाए करबला और उर्स दादा बख्श के मौका पर आज आम तातील है, यानी कि लाहौर में आज लोकल हॉलीडे है, स्कूल्स बंद हैं, लोकल जो दफातर हैं वो बंद हैं, गवर्नमेंट के जो लोकल इदारे हैं वो बंद हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए कि ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद दादा गंजबख्श के मज़ार पर जाती है, क्योंकि रज़्म चादर पोशी भी वहाँ पर बाकायदा होती है, गुस्ल दिया जाता है दरबार को, और फिर उसके साथ साथ चादरें तकसीम की जाती हैं। जो महफिल नात का समा वहाँ पर होता है, जो महफिल कवाली का समा वहाँ पर होता है, बहुत लोग
अब उधर दूर दूर से इसमें शिरकत के लिए जो है वो यहाँ पर आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से जो आने का सिलसिला है ज़ायरीन का वो जारी है, दादा दरबार पर भी, और इसके अलावा चेहलम के हवाले से भी जो तकरीबात और जो तमाम पुरसा जारी है वो भी सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ चूँकि हम सिक्योरिटी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, सिक्योरिटी इदारों को अलर्ट रहना पड़ता है ऐसे मामलात पर, ऐसे मजहबी त्यौहारों पर, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये बड़े बेहतरीन तरीके से इंतजामात हो जाएंगे और जो SOPs हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी कहीं पर भी नहीं होगी, उसको भी मेक श्योर किया जाएगा और आज का दिन भी इंशाल्लाह खैरियत से गुजर जाएगा इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी कुछ मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, कुछ और टॉपिक्स भी हैं जो हमने आपके साथ शेयर करने हैं और अपडेट्स भी देनी है। हाल हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल और आज मैंने अबूज़र एक चीज़ ऑब्जर्व की, मैं घर से बाहर निकली और मुझे लगा ऐसे हवा में शायद खुनकी सी है, बट जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जलने की स्मेल आई। कल आई, मैंने अवॉइड कर दिया कि शायद आसपास कुछ चीज़ जल रही होगी, आज फिर से वो एनवायरनमेंट में स्मेल थी। और आपको पता है किस चीज़ का साइन होता है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये पहला साइन है स्मोक का, और अब ये आने वाला है सीज़न, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक और सीज़न का आगाज़ हो चुका है। एक कुदरती तौर पर तो इसे नहीं कह सकते, ह्यूमन मेड ये गलतियाँ हैं इंसान की जिसकी वजह से ये सीज़न इस तरह से परमानेंट पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 साल से आ रहा है। 2015 में पहली दफ़ा ये आया था, लेकिन फील हुआ 2016 में जाकर, और बेसिकली स्मॉग रियलाइज हुआ 2016 में जाकर के ये स्मॉग है। स्मॉग क्या है? फॉग और स्मोक का मिक्सचर एक स्मॉग बन जाती है। एक एनवायरनमेंट ऐसा है आपकी फ़ज़ा में जिसकी वजह से आलूदगी है, आंखों में जलन होती है, सांस की बीमारी भी हो सकती है, और ओवरऑल जो आप एनवायरनमेंट देखते हैं वो बड़ी हेजी होती है और वो बेसिकली डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। बिल्कुल, और एक पैरामीटर चल रहा होता है, मुझे याद है हम वो मीटर लास्ट टाइम चूंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस थी तो उसको फॉलो कर रहे थे, अनहेल्दी है अनहेल्दी। अभी जो पैरामीटर चल रहा है दैट इज़ अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप। अनहेल्दी इन्वायरमेंट तो है ही, लेकिन सेंसिटिव ग्रुप को ज़्यादा। सेंसिटिव ग्रुप से क्या मुराद है? जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, जिनको एक्जमाज या कोई एलर्जीज हैं, डस्ट एलर्जी है, उनको ये बहुत बुरी तरह अफेक्ट करेगी। और फिर आने वाले वक्तों में ये इंडिकेटर जो है वो स्ट्रॉन्ग भी होता जाएगा। दैट मीन्स कि स्मॉग आने वाली है। और उसके पेश नज़र पंजाब में अब ये हुक्म भी दे दिया गया है कि भट्टे बंद हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने ईंटों के भट्टों को भी 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक बंद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बट आई थिंक माहौलियात डिपार्टमेंट को ये सोचना होगा कि पहले ही लॉकडाउन के दौरान कितना नुकसान हुआ है, चीज़ें बंद रही हैं, लोगों के कारोबार तबाह हुए हैं, और उसके बाद अब अगर हम भट्टों को बंद कर देंगे या फैक्ट्रीज के ऊपर बात आ जाएगी कि उनके धुएं से एनवायरनमेंट में खराबी आती है और स्मॉग आता है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट क्यों नहीं सोचता कि कैसे इसको खत्म करना है? और दुनिया में ये हुआ है। आपने कहा एग्जैक्टली कि जी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट क्यों नहीं सोचता। 2016 में जब ये मामला काफ़ी ज़ेर बहस आए, इस पर न्यूज़ भी होती रही, तो मैंने एक मिनिस्टर तब माहौलियात थी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम लोग काम कर रहे हैं और आइंदा 4 से 5 साल में पाकिस्तान में बड़ी बेहतरी आएगी, और हम लोग फैक्ट्रीज़ को भी मॉनिटर कर रहे हैं। स्मोक वाली फैक्ट्रीज़ को रोक दिया जाएगा, शहर से दूर कर दिया जाएगा, ग्रीनरी लेकर आई जाएगी। इसके साथ साथ भट्टों के हवाले से हम मैकेनिज्म लेके आएंगे। ये सारी बातें तो हमने 5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है? सिर्फ भट्टे बंद हो रहे हैं, अभी तक ये काम किया जा रहा है। इसके अलावा ये किया जा रहा है कि फैक्ट्रीज़ को जाकर छापे मारे जाते हैं, पंजाब में खुसूसन क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मसला है। फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया जाता है 2 से 3 महीने, और भट्टों को बंद कर दिया, फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया, गाड़ियों को रोक लिया। ये टेम्पररी सारे मेजरमेंट्स हैं मेरे ख्याल में, लेकिन इसकी वजह से जो परमानेंट मसला है वो इंसानी सेहत का है। बिल्कुल, इंसानी सेहत को बुरी तरह ये मुतासर करता है, और इस पर हम बात करेंगे। स्मॉग है क्या, किस तरह से महसूस होती है, ये तो एक लंबी अलग बहस है जिस पर बहुत बात की जा सकती है, और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उस पर भी बात हो सकती है। हमने आपको अवेयर करना है, आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, कैसे बचाना। एग्जैक्टली। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन इन करने के लिए। डॉक्टर साहब, स्मॉग एक bड़ी ख़तरनाक चीज़ है जिसे हम बड़ा लाइट ले लेते हैं, हेज़ कह देते हैं, धुआं कह देते हैं, बट ये किस तरह से इंसानी हेल्थ को मुतासर करती है? देखिए, 2 चीजें हैं कि जो स्मॉग है इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक है मुस्बत, एक है मंफी। ये अक्टूबर से फरवरी तक का ये सीजन होता है जिसके अंदर अगर तो ये फॉग हो तो ये तो मुस्बत चीज है, उसके अंदर ओजोन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर ये इस तरह स्मोक के अंदर कहते हैं कि 7,000 टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं। स्मोक, फॉग और सन रेज, इन 3 का कॉम्बिनेशन होगा तो ये इंतहाई खतरनाक हैजार्डस बन जाता है। अब देखें हम इसको मेजर किस तरह करते हैं।
हम इसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बेस के ऊपर। कहते हैं कि अगर 100 तक रहे AQI तो ये तो है आपके लिए ठीक, 100 से ऊपर चला जाए तो ये खतरनाक ही टच करना शुरू कर देता है। हमारे लाहौर में क्या हो रहा है कि यहाँ जुल्म है कि इस वक्त लाहौर पोल्यूटेड जो कंट्रीज हैं उनकी एक लिस्ट में बड़ा अपर रैंकिंग के ऊपर आ गया है। बिल्कुल। और हमारे सूरत हाल ये है कि अदाराती फेलियर है, अदारों के पास किसी किस्म का मसलन आज आपने 8 अक्टूबर को ये शो कर रही है, 8 अक्टूबर आफात से बचाव का दिन है जी। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज है जी, नेशनल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। इन तमाम डिपार्टमेंट्स का डिजीज अर्लिंग वार्निंग सिस्टम 0 है, प्रिपरेशन लेवल 0 है, डिफोरेस्टेशन इतनी खतरनाक हद तक हो चुकी है, अनकंट्रोल्ड। डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ना ही गवर्नमेंट इस पर कोई काम कर रही है, डिफोरेस्टेशन हो रही है और इसके अलावा जो कहा जाता है वो पूरा नहीं होता। मैंने पहले जिक्र किया कि 5 साल पहले जो बातें की जा रही थी आज भी वही टेम्पररी मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, फैक्ट्रीज बंद कर दो, भट्टे बंद कर दो। अब ये तो एक तरफ है मामला, अवाम बेचारी परेशान है कि हम क्या करेंगे। आप बताएं अवाम को कि किस तरह से बचा जा सकता है, क्योंकि जो हुक्मरानों ने जब करना है वो तो तब देखी जाएगी। अब कैसे बचें इस सिचुएशन से, क्या एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं? एक रवैया सिखा दिया कि आपने मास्क लगाना है, क्योंकि किसी तरह ये खत्म तो हो नहीं सकती। मास्क ये है कि आम मास्क लगा लें या फिल्टर मास्क लगा लें, आपके अंदर टॉक्सिक पार्टिकल्स आपके सांस में नहीं जाने चाहिए, अदरवाइज आपका एस्थमा खराब हो जाएगा, आपकी जो ब्रोंकाइटिस है वो खराब हो जाएगी। जो मरीज आगे कॉम्प्रोमाइज्ड है वो फौरी तौर पे फैटेलिटी कंडीशन की तरफ मूव कर जाएगा। सही। और ये बात आपने बिल्कुल 100% सही की, लेकिन इस दफ़ा चूंकि कोरोना है तो मास्क का इस्तेमाल तो लोग जनरली भी कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा क्या स्मॉग स्किन को भी इफेक्ट करता है, आपकी स्किन के ऊपर भी इसके कुछ असर आते हैं? बिल्कुल आते हैं। देखिए जी, एक कुछ कंडीशन है डर्मेटाइटिस, मैं हैरान रह गया, पीछे मैं एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था कि स्किन कैंसर बढ़ता जा रहा है, आंखों की कंजक्टिवाइटिस बढ़ती जा रही है। वो किस लिए है? वो इसलिए है कि हमारा पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, हमारा जो भी कॉन्टैक्ट एरिया है ना इस स्मॉग के साथ वो हमारा एक वल्नरेबल कंडीशन में है, उसके अंदर कोई भी बीमारी हो सकती है। नो एज इज प्रोटेक्टिव, नो पर्सन इज प्रोटेक्टिव। डॉक्टर साहब ने कह दिया मास्क तो पहन लो सांस की बीमारी के लिए, फिर आंखों को और स्किन को कैसे बचाएं? क्या घर से बाहर ना निकलें या फिर और क्या किया जा सकता है? कोई प्रोटेक्शन लगा के निकलें, क्या करें फिर? आपने जो बात की है ना, ये है जो तब्दीली है ना, तब्दीली होती है रवैयों की जी। अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है तो रवैये की अपनी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कीजिए। आप देखिए हमारा, आप सड़कों में देख लीजिए लोगों की मूवमेंट बगैर मकसद के, और इसलिए कि हम सड़कों के ऊपर अपने लोगों को एक दूसरे का कुलीग नहीं समझते। मैं गाड़ी लेकर निकला हूँ, मेरी गाड़ी खराब है, धुआं छोड़ रही है, तो मुझे गाड़ी नहीं निकालनी चाहिए, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला जाऊं या पैदल चला जाऊं नजदीक में। तो ये रवैये चेंज करने पड़ेंगे, बिल्कुल सही, तो फिर तो हम बच जाएंगे। बिल्कुल सही। ये एक तो सिस्टम की फेलियर्स, दूसरी तरफ हम इंडिविजुअल लेवल पर अगर उसको टेकअप नहीं करेंगे तो फिर हालात बेहतर नहीं होंगे। हम अपने लिए नुकसान बना रहे हैं, गवर्नमेंट से अगर सिस्टम बेहतर नहीं करेंगे तो अपने लिए नुकसान बना रही है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। लेकिन इस मिनिमम टाइम में आपने यू हैव प्रोवाइडेड द मैक्सिमम कि हम सबको इंडिविजुअली अपना अपना रोल प्ले करना है, तभी जाकर हम इससे फाइट करेंगे। और डॉक्टर साहब यकीन रखिए ये आज का शो नहीं है, हम इस पर कॉन्टिन्यूस सीरीज ऑफ शोज करेंगे ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले कि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है। गवर्नमेंट ने जब करना है तो करना है, आप अपने आप को बचाएं, ये इस वक्त जरूरी है और ये आप खुद भी कर सकते हैं। एनीवेज जी, एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जब से APC हुई और उसके बाद PTM के हवाले से जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, मौलाना फजल रहमान उसके सरबराह मुकर्रर किए गए। उन्होंने कल मरीम नवाज से मुलाकात भी की शाइये में, और एक दफ़ा फिर ये इमेज गया है और ये मैसेज गया है गवर्नमेंट को कि इस वक्त तक तो एटलीस्ट अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पर है, और जो जलसों के हवाले से शेड्यूल बनाए गए हैं, इसके बाद जो तहरीक है, फिर मार्च है, इस पर मुत्तफिक नजर आती है। बिल्कुल, ये जो कल शाइया हुआ उन्होंने वाज़े तौर पर ये कह दिया कि ये जो
जो मीटिंग्स हैं इसका मतलब चीज़ों को स्मूथ लाइन करना है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डिसाइड नहीं हो पाती हैं, उनको डिसाइड करना होता है, चीज़ों को बेहतर करना होता है। तो इस मौका पर ऑब्वियसली जब ये मीटिंग हुई तो आजकल हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स और पॉलिटिशियंस का एक बड़ा फेवरेट काम है, एंड इट्स अ रिडल फॉर यू। अबू सर, क्या फेवरेट काम है? आजकल बस मुलाकात ही होती है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, आपको नहीं पता? मुलाकात करके बातें बाद में, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, वो चाहे ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट है, हर तरफ से मुलाकातें आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब इसके ऊपर हुकूमत का क्या स्टेटस है, ऑपोजिशन क्या कह रही है। सो उन्होंने भी डेफिनेटली ऑब्वियसली मिलकर जो है वो मीडिया से बात की। इस मौका पर सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो गए थे इस डिनर पर, उन्होंने क्या कहा। अल्लाह, मैं तो समझता हूँ कि पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। किसने गद्दारी का केस किया है? जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं और जो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसमें 3 जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, जिसमें आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस किस्म के हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंडिया के एजेंट नहीं बनते। जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ गद्दारी का केस आप करेंगे, उसका क्या मैसेज जाएगा? कोई मुकदमा नहीं है। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की है, गद्दार वो हैं जो अवाम के मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं, गद्दार वो हैं कि जिसके खिलाफ फैसले आए और फिर अदालती कमीशन तहलील कर दिए गए। इस हवाले से जंग न छेड़ी जाए। हम ऐसे जंग में लड़ने के बड़े आदी हैं और हम मुल्क को इस हद तक नहीं ले जाना चाहते। हमेशा हमें कहा जाता है कि जी आप मौलाना साहब तो बहुत एक्टिव हैं ही और ये जो उन्होंने गुफ्तगू की थी मीडिया से, ये इशाइये से पहले किया है, मतलब जब जाने वाले थे। अच्छा, मुझे लगा शायद हमने इशाइये वाली गुफ्तगू, वो तो वैसे इतनी गुफ्तगू करते हैं, बाद में भी की है, लेकिन ये वाली जो थी ना, ये पहले वाली थी। अच्छा। इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा जो कि बहुत एक्टिव है इस वक्त, और कल हमने जब देखा ओवरऑल मीडिया पे, और इसके अलावा जो अब तक नूनी के रहनुमा जो बात कर रहे हैं, वहीं से ये मैसेज आता है कि चूँकि शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त नैब की ज़ेर हिरासत है, हमजा शहबाज भी, इसके अलावा यहाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, इलाज की घर से बाहर गए हैं। इस टाइम मरीम नवाज ही नून लीग को लीड कर रही हैं, और इसके बाद जो शाहिद खान अब्बासी हैं, ख्वाजा आसिम, वो बात में आते हैं। तो मरीम नवाज खासी एक्टिव हैं। उन्होंने भी यही कहा है कि हमारे पर गद्दारी के मुकदमे बनाने से इस मकसद का हल नहीं है। मकसद ये है कि आवाम की बेहतरी और उसके लिए आवाम को बाहर निकलना होगा, तभी आवाम को इस हुक्मरान की जो सोच है उससे छुटकारा हासिल होगा। डेमोक्रेटिक मूवमेंट कोई छोटी मूवमेंट नहीं है, ये आइन का दिफा की मूवमेंट है, अवाम के हक के हुक्मरानी के दिफा की मूवमेंट है। पीडीएम जो है वो अवाम का मुकदमा भी लड़ेगी, महंगाई का मुकदमा भी लड़ेगी, लाकानूनियत का मुकदमा भी लड़ेगी, और पाकिस्तान में जो बुनियादी और आइनी हकूक मुअत्तल हैं, मीडिया पे जो प्रेशर है, जुडिशरी पे जो प्रेशर है, इदारों पे जो प्रेशर है, पीडीएम उसका मुकदमा भी लड़ेगी। जब कहते हैं कि आइन की हुक्मरानी हो तो आप उनको गद्दार के अलकाब से नवाजते हैं, और फिर जब गद्दारी का पर्चा कटता है तो आप कहते हैं कि उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ ने जब आइन की बात की, वोट चोरी की बात की, अवाम के हक के हुक्मरानी की बात की, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात की, तो आपने कह दिया कि उससे भारत खुश होता है। भारत पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी से खुश नहीं होता। भारत उस दिन खुश होता है जब सकूत कश्मीर होता है, जब आप ट्रे में कश्मीर रख के भारत के हवाले कर देते हैं। पाकिस्तान की मईशत का जब दिवालिया निकलता है तो भारत तब खुश होता है। पीडीएम का जलसा है, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इंशाल्लाह खुद इसकी दावत दूंगी। ये पीडीएम का पहला जलसा है और गुजरांवाला की पूरी इंतजामिया को तब्दील कर दिया गया पीडीएम। जी, मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि पूरी की पूरी इंतजामिया को तब्दील किया जा रहा है जहाँ जहाँ पर जलसा होना है, और उसके बाद अबू ज़र ये बातें तो अभी और तूल पकड़ेंगी। जी, अभी तो स्टेज बना है, अभी तो इसको बहुत काम होना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आई होप इस दफ़ा मजबूत स्टेज बने, क्योंकि ये इंसिडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं कि आप वो स्टेज गिरने वाली बात करिए। मैं स्टेज गिरने वाली बात कर रही हूँ, एंड इट हैज़ हैपेंड टू अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से लेकर अभी जो रीसेंट एग्जैक्टली साद रफीक साहब और ख्वाजा इमरान अजीज जब स्टेज पर मौजूद थे, तो स्टेज मजबूत होना चाहिए, ये बड़ा मैटर करता है। बाकी चीज़ें पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो आती रहेंगी। एनीवेज जी, इस पर हमने सोचा कि अब हम आवाम की राय भी जान लेते हैं कि वो पीडीएम के इस प्लेटफॉर्म को, ये जो जगजहती ऑपोजिशन की हो रही है इसको, और इसमें कितनी दिलचस्पी ले रही है। और एक और सवाल भी हमने पूछा था जी, वो है जी कि आपका अहम मसला महंगाई है या फिर ऑपोजिशन की तहरीक, यानी कि ऑपोजिशन ऑब्वियसली कहती है कि हम आवाम के लिए निकले हैं, तो क्या आवाम ये समझती है कि जो ऑपोजिशन निकली है वो उनके लिए निकली है या उनके मकासद हैं? एक ये सवाल है, और दूसरा है कि कितनी दिलचस्पी है आवाम को इनसे। ये सवालात किए गए हैं लाहौर, कराची, फैसलाबाद और मुल्तान के शहरियों से, आपको दिखाते हैं।
सब कुछ ठीक जा रहा है। मेन चीज़ ही महंगाई है, जब वो ठीक नहीं कर रहे तो बाकी ठीक करके क्या करना है, हमें तो इससे करना है ना। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, इमरान खान भी आ जाता है, नवाज शरीफ भी आ जाता है। महंगाई की दफ़ा कोई भी नहीं आता, ना नवाज शरीफ आता है ना इमरान खान आता है। वैसे ये लोग सब अपनी ही जंग लड़ रहे हैं, आवाम के लिए कोई भी नहीं कर रहा है। इनकी जो जंग होगी वो अपनी इक़्तिदार के लिए होगी, अपनी ताकत के लिए होगी, आवाम के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, नामुमकिन है। अपोजिशन अगर साथ होती है नहीं होती, मसला ये है कि जो गरीब लोगों के मसाइल है वो कभी हल नहीं होंगे, इसलिए उनने इकट्ठे होना है। फिर भी अपने लिए सोचेंगे, आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। जो भी आने से पहले वो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, सिर्फ उनके वादे धरे के धरे रह जाते हैं बस। ये तहरीक जो चला रही है अपने मुफाद के लिए चला रही है, इससे आवाम का कोई फ़ायदा नहीं होना। जो सा इशू है हमारा महंगाई को कम करें, ये जो सा ये फसूल काम है तहरीक वाला, ये बाद में करेगा हम। ये जो गवर्नमेंट है गरीबों का तक खाना की 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी छीन ली है इन्होंने। जो नून लीग की गवर्नमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह हर मजदूर आदमी भी खुश था, जबकि ये आए हैं ये इन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय माल बनाने के। मेहरबानी करके साडे ते तरस खान है, अपनी अपोजिशन अपनी जंग अपने तक रखन। जिहड़ी साडी आवाम आ गरीब आ, इन्हां दे बारे च कोई रोज़गार दे कोई अनाज दे बारे च कोई इन्नी मुहब्बत करने के खरीद सकन। हमारा मसला जो है जो वो महंगाई है, हुकूमत ने जो वादे किए थे वो है। महंगाई के अलावा सब कुछ ठीक। जी, तो आवाम की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, वो पाकिस्तान के जिस भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने ये कहा महंगाई से अबुज़र आवाम वाकई में बहुत परेशान है और इस चीज़ पर इत्तफाक है कि गवर्नमेंट ना तो अपने वादे उस तरह से पूरे कर पाई और महंगाई है, ये हम नहीं कह रहे, ये आवाम ने कहा। हाँ, ऑपोजिशन की बात के ऊपर मिक्स्ड रिव्यूज आए हैं। पीपल आर नॉट रियली ट्रस्टिंग दिस प्लेटफॉर्म बट दे आर सेइंग कि गवर्नमेंट को अपनी गवर्नेंस बेहतर करना होगा। बिल्कुल, और इसमें तो कोई राय नहीं है, दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि ऑब्वियसली जब लोगों के मसाइल होंगे तो वो नज़र भी आते हैं और लोग परेशान हैं। अब हुकूमत इसको किस तरह से देखती है, ऑब्वियसली क्या प्लान्स बनाए जा रहे हैं। एक तरफ तो PDM की तहरीक है, साथ साथ आवाम की शिकायत हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। मुसरत साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। अबूज़र एंड सीमल, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बौखलाहट का शिकार तो नहीं? ऑपोजिशन के हर प्लेटफॉर्म में बात ही यहाँ से शुरू होती है कि गवर्नमेंट बौखलाहट और घबराहट का शिकार है, क्या कहेंगी आप? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान डी रेलिंग एंड पाकिस्तान डाकू मूवमेंट है, इससे गवर्नमेंट क्यों बौखलाहट का शिकार होगी? बौखलाहट का शिकार तो ये लोग खुद हैं कि अभी तो शुरुआत है और आपको भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद अपनी जो है जमानत की जो एप्लीकेशन थी वो वापस ली, बिकॉज ही डोंट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ दिस डी रेलिंग ये जो मूवमेंट है। और बौखलाहट आपने PDM को डी रेलिंग मूवमेंट कहा है, पाकिस्तान डी रेलिंग मूवमेंट? नहीं जी, मैंने इनको 2 टाइटल मुझे समझ आते हैं। आप इनको जरा सारे ये अली बाबा 40 चोर देखो कि सारे वो लोग आजमाए हुए पिछले 70 सालों से किसी न किसी तरह नस्ल दर नस्ल ये इस मुल्क में हुक्मरानी के ऊपर काबिज थे। करप्शन अगर इस मुल्क में, पहले मेरा सवाल है तमाम 22 करोड़ आवाम जो मुझे सुन रहे, क्या इस मुल्क में करप्शन हुई है या नहीं? तो उसका जवाब सबको पता है कि हुई है और बेइंतहा हुई है। पाकिस्तान के इदारे तबाह हुए, लेकिन इनके पर्सनल बिजनेसेस, इनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ, जिस वक्त इन लोगों ने पॉलिटिक्स स्टार्ट की और आज कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये पाकिस्तान डी रेलिंग एंड डाकू मूवमेंट है। लेकिन करप्शन का इंडिकेटर तो अभी भी नीचे नहीं आया मुसरत साहिबा, 2 साल से ऊपर चले गए। करप्शन का इंडिकेटर तो मुख्तलिफ सर्वेज और अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ऊपर जा रहा है अभी भी, मुख्तलिफ इदारों का, मुख्तलिफ लोगों का। मैं आपको अर्ज करूं सीमल, जो ऊपर की करप्शन है जिसको मेगा करप्शन कहा जाता था, जो व्हाइट कॉलर करप्शन बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, वो तो टोटल खत्म हो गई है। जहां तक बात है निचली सतह भी, उसकी वजह मैं आपको अर्ज करूं कि ये जैसे एक अभी मेमन साहब जैसे जो ऑफिसर, जो इनकी बाकियात आज भी सिस्टम में कसरत से मौजूद है, जो इनको आज भी फैसिलिटेट करते हैं। तो बेसिकली मुसरत साहिबा आपके मुताबिक अभी इसमें टाइम लगेगा, काम होगा? मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाहूंगी मुसरत साहिबा आपकी इस बात से। मेगा करप्शन कैसे खत्म हो गई? स्कैंडल्स तो अभी भी मौजूद हैं, वो आटा बहरान हो, चीनी सब्सिडी केस हो, अद्वियात के हवाले से केस हो, केसेस तो अभी भी बन रहे हैं और आप ही के लोगों के ऊपर भी बन रहे हैं। वो उनकी बारी जब आएगी इन्वेस्टिगेशन की वो एक अलग बात है, पर मेगा करप्शन के स्कैंडल्स तो अभी भी सामने आ रहे हैं।
सिमल, आपकी इसी सवाल के अंदर ही जवाब भी आपने खुद ही दे दिया। अगर हमारी सफ़ों में से अगर कोई भी मुलविस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो हमने क्या उनको एक्सपोज नहीं किया? क्या हमने उनके ऊपर पर्दापोशी की? क्या हमने कहा कि अब तो ये नैब को बंद हो जाना चाहिए, नैब के बाहर हमने पथराव किया, या हमने इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, कि जो कोई भी होगा जब वो करप्शन करेगा उसका नाम, पर कार्रवाई तो कोई नहीं हो रही, तहकीकात भी नहीं हो रही हैं। चीनी स्कैंडल में आप देखिए, आप ही के लीडर जो हैं वो अब बाहर बैठे हैं, जिसको ऑपोजिशन अपना प्लस पॉइंट कहकर बड़ा हाईलाइट करती है। चले मैं आज एक इसको क्लैरिफाई करूं। लेट मी टेल यू वन थिंग, हमने कभी आज तक किसी बंदे का जिसका नाम इवन अंडर इन्वेस्टिगेशन भी है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, हमारी लीडरशिप की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन है कि हमने किसी को डिफेंड नहीं करना जब तक चीजें अंडर प्रोसेस हैं, ठीक है? मतलब ही इज वन ऑफ देम। जो चीनी के जितना बड़ा माफिया, इसमें जो शरीफ बरादरान है, ये एक पूरा कार्टेल था जिसको हमने एग्री किया कि हाँ था, उसमें एक बंदा हमारा भी था, तो उसमें हमने पर्दापोशी तो नहीं की, इस सारे प्रोसेस को हमने रोका तो नहीं, या उसके रास्ते में प्राइम मिनिस्टर साहब रुकावट तो नहीं बने। पॉइंट ये है, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि इस वक्त करप्शन में जो भी लोग मुलविस पाए जाएंगे या इनडायरेक्टली भी बेचारे अगर कोई हम में से भी अगर कोई बेनिफिशियरी हो जाएंगे बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये पहली दफा आपके मुल्क की। चलिए ठीक है मुसर्रत साहबा, ये तो अभी वादे हैं, ऑब्वियसली हम देखेंगे, वक्त बताएगा कि क्या कार्रवाई होती है इनके खिलाफ। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, फिर बाद मीडिया से छुपती तो नहीं है, तो बाहर आ जाएगा मामला, क्या किया क्या नहीं किया और क्या छुपाया। इसके साथ साथ हमने अभी कुछ वर्कशॉप चलाए थे आवाम के तासुरात, और ऑब्वियसली ऑपोजिशन की तहरीक और गवर्नमेंट के मामला पर तो मिक्स से नजर आए, लेकिन एक चीज़ पर सब लोग मुत्तफिक थे, सब ने एक ही बात की कि महंगाई से आम आवाम का जीना मुहाल हो चुका है। पूरे पाकिस्तान से यही आवाज़ें आ रही हैं कि जो हालात इस वक्त हैं वो पाकिस्तान में बदतरीन इस वक्त इसीलिए हैं क्योंकि जो गरीब है उसके साथ साथ मिडिल क्लास जो है वो भी इस वक्त पिस चुका है, बिल्कुल कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा। और इस बात का तो नोटिस वज़ीर-ए-आज़म देते हैं, लेकिन कुछ नोटिस के बाद मामला कहाँ होते हैं वो तो आपको पता है, किस तरफ जा रही बात, कुछ बेहतरी नहीं आ रही है और लोग भी इस पर इजहार कर रहे हैं अपना। देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि जो हमें बारहा ये बात याद दिलाना पड़ती है कि हमें जो जिन हालात में ये मुल्क मिला है, ऑलमोस्ट ये दिवालिया होने के करीब था, और फॉरेन रिजर्व्स तो नाम को नहीं थे, और फिर उसके अलावा जो कर्जों के अंबार थे, पहाड़ों जितने, हिमालय जितने कर्जे ये हमारे ऊपर छोड़ के गए हैं, उनको उतारने में हमें उनसे ज्यादा कर्जे लेने पड़े। ठीक है, जो ये हमेशा आके क्लेम करते हैं वो हमने खाने के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं लिए, उन कर्जों को किससे उतारने के लिए लिए। ये बात आपसे मैं 200 करोड़ फीसद एग्री करती हूँ कि बिल्कुल इस वक्त लोगों की कुव्वत खरीद का बहुत बड़ा इशू है। उसकी वजह ये कि महंगाई तो जो भी इंटरनेशनल मार्केट में या जिस तरह डॉलर की प्राइस के बढ़ने से की वजह से, और उसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं ये इकोनॉमिस्ट और पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं। आपकी बात ही कि आम आदमी ये समझने को तैयार ही नहीं है, जिसके घर में दो। उसका हल क्या करेंगे फिर, क्या नतीजा निकलेगा, आवाम कैसे मतलब रिलीफ मिलेगा आवाम को? ये वाला साल इंशाल्लाह पिछले दोनों सालों से बहुत बेहतर होगा। ये तो मुसर्रत साहिबा माजरत के साथ ऑन अ वेरी लाइटर नोट, ये हमने पिछले साल भी सुना था, फिर हमने 100 दिन का प्लान भी सुना था, अभी आप फिर से उन हुकूमतों की बात कर रही हैं। आप ये देखिए बेहतरी भी तो आई ना, करंट अकाउंट भी सरप्लस में हो गया, गवर्नमेंट कहती है हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज काम कर रही है, मईशत बेहतर हो रही है, इम्पैक्ट क्यों नहीं मिल रहा आवाम को? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, बात सुने, अगर हम ये कहते हैं कि पिछला साल पिछले से बेहतर होगा, तो हमने सरप्लस में लेके गए चीजें, आपके इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूव हुए, लेकिन अब इसका इम्पैक्ट आवाम पे भी आएगा। वजह एक तो हम लोगों को रोजगार की फराहमी प्लस लोगों का इनकम लेवल का बढ़ाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें हमने जो अंडर पॉवर्टी लाइन से उनको तो एहसास प्रोग्राम के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके तहत हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। दूसरी बात रह गई कि जब लोगों की कुव्वत खरीद को इम्प्रूव करना, मतलब पर कैपिटा इनकम का बढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो उसका इम्पैक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिर मुसर्रत साहिबा आपने कहा कि 2021 जो है वो बेहतर हो, और हम सब मिलकर ये दुआ कहते हैं कि सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी और हालात के लिए 2021 बेहतर हो, बट इन जनरली भी कि 2020 में हमने जितने मसाइल और जितनी चीज़ें कोविड के हवाले से जिस भी हवाले से देख ली हैं कि बस नाउ इट शुड बी ओवर, और 2021 एक नई उम्मीद के साथ आए, वो गवर्नमेंट के लिए भी हो, पाकिस्तान के लिए भी हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मुसर्रत साहिबा, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से वादे किए जाते हैं हुक्मरानों की तरफ से वो पूरे भी हों, वक्त में हो जाएं पूरे। ये ना हो कि 1 साल का कहा गया और 10 साल लग जाएं उन्हीं बातों के इंतजार में, और वफाक कब होते हैं ये तो एनीवेज वक्त ही बताएगा कि ये पूरा होता है कि नहीं होता। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक। आवाम का रद्द-ए-अमल आपको बताया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा से हमने बात की, तो अब शामिल कर लेते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ का इस तमाम सिनेरियो के ऊपर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो सिनेरियोज चल रहे हैं, उनका क्या स्टांस है। हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के रहनुमा हैं, MNA हैं अली परवेज़ मलिक साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया अली वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। और सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही है कि हमें याद है कि एक दिन पहले मरियम औरंगज़ेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि 4 माह दे रहे हैं हम गवर्नमेंट को कि वो इस्तीफा दे दे। 4 माह बाद क्या हो जाएगा? व्हाट इज़ योर एक्सट्रीम स्टेप? क्या जो इस्तीफे कहा जा रहा है, इज इट इन योर ऑप्शंस? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सीमल, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया। ये मामला जो घबराहट का है ना, वो आपके सामने बिल्कुल जो अब APC की जो कन्वेंशन हुई है उसके बाद से आपको नज़र आ रहा है। आपने क्या ये नहीं देखा कि किस तरह से 3-3, 4-4 वज़ीर जो हैं अपने सारे काम छोड़ के TV पे आके बैठ जाते हैं ताकि वो हर जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहा है या हर जो गली गली से उनके खिलाफ आवाज़ उठ रही है उसका जवाब दे सकें। तो ये घबराहट तो वहाँ से शुरू आपको नज़र आती है। उसके बाद हर किसी को जो अपोजिशन बेंचेस के ऊपर बैठा है चोर बनाने की कोशिश की, उसके बाद उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश की। आप भूल गई लाहौर में क्या हुआ जब नैब के अंदर मैडम मरियम नवाज साहिबा की पेशी थी, और कल परसों इन्होंने बगावत के भी इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं? वो यही चीज़ को बताती हैं ना कि जी इनके हाथ पैर फूल रहे हैं। अब आपने कहा कि ये टाइमलाइंस कहाँ से आ गई हैं, तो सीमल उसका तो बड़ा क्लियर आपको PDM के फोरम से आपको जो आगे का रोड मैप है वो पेश कर दिया गया है। किस तरह से पहले जलसे शुरू होंगे, किस तरह से मोबिलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, और उसके बाद दिसंबर के एंड में आके इसने क्लाइमेक्स करना है जब आपका लाहौर के अंदर और बाकी बड़े शहरों के अंदर जलसे होंगे। और उसके बाद आप जानती हैं PDM के फोरम से ये भी कह दिया गया है कि जी डिसाइसिव लॉन्ग मार्च जो है उसको भी प्लान किया जा रहा है जनवरी के लिए। और अगर जनवरी के अंदर ये होश के नाखून फिर भी नहीं लेते, इन सारी चीजों को देख के, मैस मोबिलाइजेशन को देख के, लोगों की तकलीफ को देखते हुए, तो यकीनन ऑप्शंस वाली जो इस्तीफे वाली ऑप्शन है वो बिल्कुल मौजूद है अपोजिशन के पास। ठीक है, सही है। अली परवेज साहब, आपने कहा कि इस्तीफों की ऑप्शन अपोजिशन के पास, ऐसे लगता है कि PDM पर अपोजिशन मुत्तफिक है कि ठीक है इसमें तहरीक चलेगी गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन इस्तीफों के मामले पर यह कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुत्तफिक नहीं है, कि वो इस्तीफे देने के लिए अभी तैयार नहीं है, उस तरह से 4 महीने बाद भी। अबूजर, आपके सामने जो सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने आके एक पब्लिक प्लेज दिया है। अब जब आप पब्लिक प्लेज देते हैं, ये आपका वादा होता है इस मुल्क की आवाम के साथ कि जी हम ये करने जा रहे हैं और इन वजूहात की वजह से करना चाह रहे हैं। मुझे बताएं, जब लोगों को गली गली इतनी तकलीफ नजर आती है, जब वो टमाटर लेने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि जी दोबारा 100 रुपए से ऊपर टमाटर चला गया हुआ है, जब वो चीनी लेने जाते हैं तो तब उनको पता चलता है कि जी जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब की जो ATMs हैं उन्होंने 100 रुपए से ज्यादा की चीनी बना दी हुई है, जब वो आटा लेने जाते हैं रोटी बनाने के लिए तो उनको पता चलता है 20 किलो का जो थैला है 1500 रुपए से ऊपर चला गया हुआ है। तो मुझे बताएं कि जब ये इस किस्म की तकलीफ आपको सड़कों पे नजर आती है तो क्या अवाम उन हुक्मरानों को या उन अपोजिशन के लीडरों को माफ कर देगी जो इस लाएअमल से पीछे होंगे? बिल्कुल नहीं करेगी। ये सारी पार्टियों की सियासी मजबूरी बन जाएगी जो उन्होंने पब्लिक प्लेज किया है उसके ऊपर एक्ट करें। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि फौरन ही आके पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी है वो फौरन इस्तीफे दे दे। हमने एक रोड मैप दिया है, उसके ऊपर जिस तरह हम फेज तरीके के साथ आगे चलेंगे तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये भी और इनको लाने वाले भी होश के नाखून लेंगे और इनसे जल्द से जल्द इस कौम को निजात दिलवाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने अली, लेकिन अगर मैं दोबारा वापस आपके पहले सवाल की तरफ जाऊं और आपने कहा कि गवर्नमेंट दर्ज करा रही है, और अगर हम रीसेंट जो FIR दर्ज की गई जिसमें लीगी 40 रहनुमाओं को नामजद किया गया, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत करंट वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर भी उसमें है। सो ये जो गद्दारी का मुकदमा है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? वो कहते हैं गद्दारी नहीं है बगावत है, जिसको अब क्लियर भी कर दिया गया शिको के अकॉर्डिंगली कि सिडेशन और गद्दारी बगावत का मुकदमा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? व्हाट्स योर स्टांस इन दैट?
सीमन देखें, जहाँ तक ये बात कि जिसने FIR कटवाई हुई है उसकी गवर्नर सरवर साहब के साथ तस्वीर है कि नहीं है, चलें इसको तो मैं हजम करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी सियासी आदमी हूँ। जब आप बाहर निकलते हैं तो बड़े लोग हैं जो आपके पास आते हैं, आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, तो यकीनन उनको नहीं पता होगा। पर मुझे ये बताएं कि अगर वो इनका पार्टी का ओहदेदार है, इसने उनकी पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा है, उस तो किस तरह से ये उसको डिनाई कर सकते हैं? उनको फिर तो उसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी ना। और इसके साथ साथ सीमल, हमारे मुल्क की आवाम जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि अगर सिंपल से सिंपल चीज, अगर एक चेक बाउंस का भी आप पर्चा करवाने जाएं तो आपको किस किस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। कभी आपको DSP के सामने पेश होना पड़ता है, कभी आपको SP के सामने पेश होना पड़ता है, एक एक चीज को कंफर्म किया जाता है। ये एक ऐसी FIR जिसके अंदर 2 वजीर आजम जो पहले आपके इस मुल्क के रह चुके हैं वो नामजद है। हाजिर सर्विस वजीर आजम आजाद कश्मीर का नाम उसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा बेपनाह कैबिनेट के वजीर जो पिछली हुकूमतों के अंदर रह चुके हैं वो मेंशन्ड है। लेकिन अली कताकलामी माफ कीजिएगा, लेकिन गवर्नमेंट तो हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। कैबिनेट कमेटी का इजलास भी हुआ, उसमें वजीर आजम तो लायल थे, फिर उन्होंने कहा कि हम इसकी पैरवी नहीं करेंगे। पंजाब पुलिस ने भी क्लैरिफिकेशन दी कि रियासती इदारों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सीमर, उनके कह देने से तो मैं मान नहीं लूंगा ना जी। बात यह है कि अगर FIR दर्ज हो गई है तो कानून को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। ये अगर वक्ती तौर पे, क्योंकि आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस चीज को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, बताया कि कितने बदनीयत और ये नालायक हैं, तो इन्होंने एकदम उससे अपने आप को ला ताल्लुकी का इजहार किया है। पर कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर इनको इतना ही तकलीफ है या इस चीज को समझते हैं कि गलत है, तो इन रिवायात को खत्म होने की जरूरत है। ये जो कानून है उसके अंदर अमेंडमेंट लेके आए, आर्टिकल 6 वाली, और ये जो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं ना, मुझे बताएं कि इनकी कैबिनेट के वजीर मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाते रहे। जाके दवाएं खुद करते थे कि मोदी इलेक्ट हो के आए और कहते हैं हमें उनका यार है। तो ये सारी चीजें इनके DNA के अंदर हैं। इनकी प्रॉब्लम ही ये है कि ये बोलते पहले हैं और सोचते बाद में हैं। अगर ये अपना तरीकेकार ठीक कर लें तो आधे मसाइल वैसी हुकूमत के लिए कम हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही अली परवेज साहब, आपने जिक्र किया है इसमें मियां नवाज शरीफ साहब का भी, उनके ऊपर मुकदमात हैं और उनकी नौयत क्या है वो तो एक पॉलिटिकल और इसके साथ साथ आइनी मामला है। इसके अलावा एक और चीज़ ज़ेरे बहस है मियां नवाज शरीफ की सेहत, चूँकि वो इस वक्त ठीक नहीं है और वो इंग्लैंड में मौजूद हैं इलाज करवाने के लिए, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों से वो पॉलिटिकली भी एक्टिव दिखाई दिए हैं, ख़ास से एक्टिव दिखाई दिए हैं। इसी वजह से सारा मामला भी अब एकदम सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो आप बताइएगा जो अब आगे तहरीक चल रही है उसमें लीड नून लीग को मियां नवाज शरीफ इंग्लैंड से बैठ कर करेंगे या फिर यहाँ से लोकली कोई लीडर होंगे, मरीम नवाज या कोई और, जो कि नून लीग को लीड करेंगे? देखें, आपने अबूजर मियां नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं। आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि ही इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, और यहाँ पे उनको जब नैब की कस्टडी के अंदर उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं की गई तो उनको किस तरह से उनकी बीमारी आगे बढ़ी, और उसके बाद हुकूमत ने जब खुद उनको बाहर भेजा तो अपना वहाँ पे वो इलाज भी करवा रहे हैं। जो किसी भी पार्टी का कायद होता है अबूजर, उससे तो आपको गाइडेंस एंड डायरेक्शन की जरूरत होती है। और अगर वो खुद यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट ना हो तो उनके यहाँ पे और बहुत से पार्टी की सेकंड टियर की लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। आप जानते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो बहुत क्या कहते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको देख के हमारी यूथ जो है एनर्जाइज भी होती है, उनको देख के उनसे उम्मीद रखती है कि जब ये नई नस्ल आगे आएगी तो यकीनन चीजों को बेहतर होता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। वो यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपने जिस तरह कहा खाकान अब्बासी साहब हैं, बाकी लोग सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और अबूजर ये बातें सारी की सारी वैसे भी ना सेकेंडरी हैं। अब तकलीफ इतनी ज्यादा है लोगों के अंदर कि हम नहीं चाहते कि ये कोई लीडरलेस रेवोल्यूशन शुरू हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता लीडरलेस रेवोल्यूशन शुरू हो गई तो उसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। हम चाहते ही हैं कि आइन के अंदर रहते हुए जो हमारे पास जमहूरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सारों को हम वे करें, उनको एक फेज्ड मैनर में आगे लेके चलें ताकि इस जो तकलीफ का अजाला किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी अली परवेज मलिक साहब। आपने हमें बड़ा से लग रहा है कि पॉलिटिकली अब नून लीग ये तो सोच बैठी है कि अब आगे बढ़ना है, हुकूमत के खिलाफ चलना है, लीड चाहे मरीम नवाज करें या फिर मियां नवाज शरीफ करें। और लोकली भी देखा गया है कि PDM के थ्रू अब एक प्लेटफॉर्म बनता दिखाई दिया है जो कि आगे चलेगा। आप देखते हैं जी, पहला जब जलसा होगा तो वो 16 अक्टूबर
तवक्को है, लेकिन उससे पहले नून लीग एक और जलसा कर रही है जो कि पिंडी में है। बट ये अब देखते हैं कि आवाम जो हमने उनकी राय भी शामिल की कि वो अपनी महंगाई, बेरोजगारी और हालात से तंग है, तो वो ऑपोजिशन के प्लेटफॉर्म पर किस तरह से आएगी। एनीवेज मुझे कोई पते की बात बताएं, कोई इन्फॉर्मेशन दे, मेरा बहुत दिल कर रहा है। देखिए इतनी टेंशन में ना एक इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। और हमने बचपन में सुना होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। इसकी वजह ये है कि सेहतमंद ग़िज़ा खाएं और टेंशन ना लें, डॉक्टर से भी दूर रहें और घर पर आराम से अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। तो हमने सोचा कि ये जो पूरा इतना स्ट्रेस वाला माहौल हर वक्त आप देख रहे हैं, पॉलिटिकली सिनेरियोज देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस खूबसूरत से फल की शेयर करें जो बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े का होता है पहले तो, और इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद जो हैं वो मौजूद हैं। और इससे मुतालिक एक आम कोला जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वो तो मौजूद है ही, दैट कीप्स अ डॉक्टर अवे इफ़ यू टेक 1 एप्पल अ डे। तो अब जो नई तहकीक आई है इस फल से रिलेटेड वो ये है कि अगर आप इसको अपनी रोज़मर्रा खुराक का हिस्सा बना लेंगे तो आजकल जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से आपके पट्टे अकड़ जाते हैं, आपको थकावट महसूस होती है, वो नहीं होगी। बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी चीज़ है और आपको इसको इस्तेमाल में रखना चाहिए। और इसमें आप देखें ना कि इंटन की बीमारी है, पट्टों की अकड़न है, ये तमाम मामलात हैं जिससे सिक्लोसिस बीमारी होती है, उससे भी निजात का ये बेहतरीन ग़िज़ा है। इसके साथ साथ जिल्द में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसकी वजह से सेब की जो रंगत में चमक आती है और ये कंपाउंड इंसानों में पट्टों की अकड़न और सख्ती को भी कम करता है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। फिलाडेल्फिया की थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इस तहकीक में सिक्लोसिस की वजह से मफलूज हो चुके चूहों को उस कंपाउंड से बनने वाली दवा दी जिससे वो दोबारा चलने फिरने के काबिल हो गए। तो फिर ये एक पूरा ट्रायल हुआ, उसके बाद ये साबित हुआ कि हम क्यों मेडिसिन के ऊपर उस तरह से रिलाई करते हैं। थकावट हो रही है तो मसल रिलैक्सेंट्स ले रहे हैं, अपने पट्टों को सुकून दे रहे हैं, नहीं, यहाँ पे एप्पल खाएं और रोज़ खाएं, मुसलसल खाएं। और आप ये तहिया करेंगे अगर 15 दिन रोज़ आप एप्पल खाएंगे तो उसका रिजल्ट आप हमारे साथ फीडबैक की सूरत में शेयर करेंगे। और मैं और अबूज़र ये ऑलरेडी बात कर भी रहे थे कि लेट्स ट्राई दिस और इंशाल्लाह ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा कि आप कितना रिलैक्स फील करते हैं। एंड ऑल्सो जो लोग इसके छिलके उतार देते हैं ना, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। उसकी स्किन के अंदर कुछ ऐसी मतलब एप्पल की स्किन के अंदर ऐसे फाइबर्स होते हैं जो आपकी एक तो ये मसल रिलैक्सेंट के तौर पर काम करते हैं, दूसरा आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छा होगा, सेहतमंद होगा, तो उससे आपकी ओवरऑल जो एक सेहत है वो बड़ी बेहतर रहती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1 आप सेब खाएं, नंबर 2 आप सेब खाएं तो फिर सेब साथ खाएं, और तीसरा ये कि अगर आप सेब खाते हैं तो इसके अलावा और भी फल खाएं क्योंकि फल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बेहतरीन ग़िज़ा है। सब्जियां, फल बेस्ट है आजकल के मौसम और आजकल की सिचुएशन के। एक बॉटम लाइन बताना चाह रही हूँ, इस फल के अंदर, सेब के अंदर, बाकी फलों के अंदर भी विटामिन सी होता है और विटामिन सी आपको कोरोना से महफूज बनाता है, कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी डेवलपमेंट में काम करता है। तो इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, मतलब एक सेब खा लें। अब तो सेब की प्राइस भी कंपैरेटिवली मुझे याद है एक दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब कम हो जाती है, तो एक सेब अपनी खुराक का हिस्सा बना लें एंड यू विल बी हेल्दी इंशाल्लाह ताला। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और सीरियस खबर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि हम नोटिस कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल। कल तक जब बिजनेस क्लोज हुआ तो मंदी के जो पॉइंट्स देखे गए उसमें 998 रुपये कमी आई थी, फिर कारोबारी 928 पॉइंट्स कमी आई थी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पीर को अगर हम जिक्र करें इस पूरे हफ्ते में तो आगाज़ ही मनफी रहा, फिर इंडेक्स कारोबार का इख्तिताम जो है वो 100 पर 998 पॉइंट्स कम होकर 39,072 पर बंद हुआ। आज दोबारा से ये 40 तक पहुंच गया है, बट ये फ्लक्चुएशंस फिर से बहुत ज़्यादा नजर आना शुरू। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नजर आ रही हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में हमने ये देखा कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया की बेस्ट स्टॉक एक्सचेंज के तौर पर परफॉर्म कर रही थी। वर्ल्ड पर भी ऊपर जा रहे थे नंबर्स और बड़ी ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ कोरोना के बाद। अब मामला ये है कि 42,000 क्रॉस करने के बाद फिर 38 तक आ जाना और फिर अभी दोबारा से 40 तक पहुंचना, और ये कहा जा रहा है, अखबारों में हमने देखा, पढ़ा और सुना कि पैसा बाहर निकालने का रुझान है सरमायाकारों का। इसकी क्या वजह है, फिर दोबारा से किस तरह से स्टेबल हो सकती है, इस टाइम क्या सिचुएशन है, हम बात करेंगे। एक्स डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज कराची ज़फ़र मोतीवाला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। वालेकुम ज़फ़र साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बड़ा बेहतर परफॉर्म कर रही थी, गुज़िश्ता 2 से 3 महीनों में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और एशिया की बेस्ट परफॉर्मेंस रही, फिर अचानक क्या हुआ? पिछले 1-1.5 हफ्ते में हमने देखा है कि पॉइंट्स नीचे आ गए थे, 38 तक चला गया, 40 क्रॉस कर गया, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन डाउनवर्ड्स क्यों हुई थी?
देखिए, कंटिन्यूस दुनिया की कोई मार्केट एक साथ नहीं बढ़ती है, और दूसरा हमारे मुल्क जिसमें हर रोज एक कोई खबर माइक्रो लेवल पर या मैक्रो लेवल पर आती रहती हैं, तो खबरों का इफेक्ट कैपिटल मार्केट पर पड़ता है। अब जब मार्केटें शुरू हुई, कोविड से परेशानी जब शुरू हुई, तो कोविड में जैसे कमी देखी गई तो मार्केटों में ये तेजी का रुझान आया कि कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे आने लगे पाकिस्तान के। उसमें सबसे रेमिटेंस का अच्छा आया, इंटरेस्ट रेट लो का अच्छा आया, अपना ये खबरें आई कि जीडीपी भी इतना खराब नहीं जाएगा जितना पहले बताया जा रहा था, और ये सब ने मार्केट को पुश किया टुवर्ड्स बेहतरी की तरफ, और मार्केट में वॉल्यूम्स भी अच्छे हो गए, रुपी टर्म में भी, वैल्यू में भी, और शेयरों की क्वांटिटी में भी। तो वो उसने पुश किया मार्केट को 42,000 जैसे आप अभी बता रहे थे। अब उसमें ये है कि अच्छी खबर ये थी कि उस पुश की वजह से दुनिया में, एशिया में स्पेशली, पाकिस्तान बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट में आ गया। अब जब आ गया, इसके बाद खबरें जो आई हैं वो ये कि कुछ फंड्स ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग शुरू कर दी थी लास्ट वीक। अच्छा। तो उसकी वजह से मार्केट डिक्लाइन हुई। फिर जो अब मुश्किलात लेकर आ रहा है वो जो पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ रहा है, और ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो जो खराब हो रहे हैं, उसका भी इफेक्ट कैपिटल मार्केट पर आता है। और वही हुआ कि मार्केट ने नीचे का लेवल दिखाना शुरू किया, वॉल्यूम्स भी कम हो गए, मार्केट फिर 38,000 पर आई। अब कुछ मार्केट में इन प्राइस फ्लोरिंग हम सब समझ रहे थे कि 38,000 है, और वही हुआ कि 38,000 से लोगों ने, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट निकाली थी, जो प्रॉफिट टेकिंग थे, उनको दोबारा चांस मिला कि वो वापस मार्केट में आए, और वही हुआ कि मार्केट दोबारा 40,000 पर तो आ गई। लेकिन ज़फर मोती वाला साहब, इसमें ये थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा, ये अप एंड डाउन शॉर्ट टर्म ही है, आप क्या समझते हैं कि ये ओवरऑल इफेक्ट तो नहीं करेगा मार्केट को? जैसे अबूजर कह रहे थे कि सरमायाकार अपनी इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं निकाल रहे हैं, वो जो डिस्ट्रस्ट का एलिमेंट है ये प्रोलॉन्ग तो नहीं करेगा? आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लगता प्रोलॉन्ग नहीं करेगा, और ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन आप एक आंसर जो है वो हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो है पॉलिटिकल क्राइसिस का। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई प्रिडिक्ट ये नहीं कर सकता कि पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर पर जो कशीदगी है वो बढ़ेगी या कम होगी। ये वो इफेक्ट्स हैं जो कैपिटल मार्केट पर अफेक्ट करते हैं। और ये जो है दूसरा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कंपनी चाहे जितना भी अच्छा परफॉर्म कर रही हो, उसकी प्रॉफिट जितना भी बढ़ जाए, वो डिविडेंड जितना भी दे। जबरदस्त, थैंक यू जफर मोती वाला साहब, आपने हमें बताया कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, और बात वही जिसका क्रैक है कि पॉलिटिकल अगर आप देखेंगे कि डिस्टर्बेंस है, तो उसकी डिस्टर्बेंस आपको इकोनॉमी में नजर आती है, और स्टॉक एक्सचेंज उसको रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल। एनीवेज जी, हमारा टाइम खत्म हो गया, और उम्मीद यही है कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। इसी नोट पर आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।